झाओ मू एक ऐसा इंसान था जिसके पास लाखों में एक मिलने वाला प्यूरियांग सीक्रेट बॉडी था। ये वो फिजिक था जिसके लिए बड़े बड़े सेक्ट लड़ाई कर सकते थे, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि ये ब्लेसिंग उसके लिए कर्स बन चुकी थी, क्योंकि वो खुद स्ट्रांग बनने के बजाय दूसरों की कल्टीवेशन का रिसोर्स बन गया था, खासकर मैजिक सेक्ट की पावरफुल सीनियर चू जॉरन के लिए, जो उसकी सेक्रेड एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही। 1 साल पहले झाओ मू इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आया था। उसका जन्म एक नोबल फैमिली में हुआ था। रॉयल प्रिंसेस से उसकी एंगेजमेंट थी। स्टेटस, पावर और फ्यूचर सब कुछ उसके फेवर में था। उसे लगता था कि वो इस दुनिया में टॉप पर जाएगा, लेकिन शादी वाले दिन ही सब कुछ बदल गया। कुछ मिस्टीरियस लोग आए और उसे किडनैप करके सीधे सेक्रेड युआन डेमन सेक्ट में बेच दिया गया। वहां पहुंचकर उसे सच पता चला कि उसका प्योर यांग सेक्रेड बॉडी कितना वैल्यूएबल है। 9 इन कल्टीवेशन करने वाली फीमेल डिसिपल्स के लिए वो एक परफेक्ट कल्टीवेशन फर्नेस था, और इस सेक्ट में उसे इंसान नहीं बल्कि रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जाता था। शुरुआत में झाओ मू ने रेजिस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे सप्रेस कर दिया जाता था। धीरे धीरे उसकी लाइफ फोर्स ड्रेन होती गई, उसका शरीर कमजोर होता गया और उसकी आंखों से होप खत्म होने लगी। दिन बीतते गए और वो मौत के करीब पहुंच गया। उसका शरीर सूख चुका था, एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी और उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसका अंत बहुत करीब है। लेकिन उसी आखिरी पल में उसके अंदर जमा हुआ गुस्सा और दर्द एक्सप्लोड हुआ। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अचानक जाग उठा और उसी मोमेंट उसके अंदर एक्टिवेट हुआ 10,000 टाइम्स रिटर्न सिस्टम का रूल सिंपल था लेकिन ओवर पावर्ड था। जो भी चीज जाओ मुंह देगा उसके बदले उसे 100 से लेकर 10,000 बाई तक रिवॉर्ड मिलेगा, और क्योंकि सिस्टम लेट एक्टिवेट हुआ था उसे कॉम्पेंसेशन मिला। पहली बार यूज करने पर गारंटीड 10,000 बाई रिटर्न। जाओ मू को तुरंत समझ आ गया कि यही उसका आखिरी चांस है। अगर वो इसे सही यूज कर पाया तो वो इस नरक से निकल सकता है, और अगर फेल हुआ तो वो यहीं खत्म हो जाएगा। अगली सुबह उसकी प्योर यंग सैक्रेड बॉडी पूरी तरह एब्जॉर्ब हो चुकी थी। चू जाओरन ने उसे देखा और सोचा कि अब जाओ मू ज्यादा समय तक नहीं बचेगा। उसने बिना कोई परवाह किए उसे छोड़ दिया और वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही वो गई, जाओ मू के चेहरे पर अचानक एक हल्की सी मुस्कान। सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। उसके सामने नोटिफिकेशन आया। प्योर यंग सेक्रेड बॉडी खोने के बदले उसे मिला हायर लेवल रेड यंग सेक्रेड बॉडी, वो भी सीधे 10,000 बाई रिटर्न के साथ। अचानक उसकी बॉडी में एनर्जी वापस भरने लगी, उसकी वेन्स में पावर दौड़ने लगी और उसका कल्टीवेशन सीधे की रिफाइनिंग 10th लेयर पीक तक पहुंच गया। जाओ मू ने धीरे धीरे आंखें खोली और महसूस किया कि वो पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि डीमन सेक्ट में हर जगह खतरा है। अगर उसकी सीक्रेट पावर किसी को पता चल गई तो उसका एंड पहले से भी बुरा होगा। अब उसका पहला गोल था रिसोर्सेज, खासकर स्पिरिट स्टोन्स, क्योंकि कल्टीवेशन के लिए यही सबसे जरूरी चीज थी। उसे याद आया वांग चान, एक आउटर डिसाइपल जिसने पहले उसकी मदद की थी। जाओ मू ने डिसाइड किया कि वो सिस्टम टेस्ट करेगा। उसने अपनी 1 साल की मेहनत से बचाई हुई 200 स्पिरिट स्टोन्स सीक्रेटली वांग चान को दे दी। वांग चान को लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है और किसी एल्डर ने उसे रिवॉर्ड दिया है। वो खुशी से पागल हो गया। लेकिन जाओ मू के लिए असली मोमेंट अभी आया। सिस्टम ट्रिगर हुआ और उसे मिला 500 बाई रिटर्न स्पिरिट स्टोन्स। जाओ मू के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गया। उसने सोचा क्या ये इन्फिनिट लूप बनाया जा सकता है। उसने फिर ट्राई किया, लेकिन सिस्टम ने साफ मना कर दिया। कोई लूप एक्सप्लॉइट अलाउड नहीं था। उसे समझ आ गया कि सिस्टम पावरफुल है लेकिन फूलिश नहीं। तभी उसके सामने आई सीनियर सिस्टर लू की, जो 9 इन कल्टीवेशन करती थी और पहले झाओ मू के प्रति थोड़ा सॉफ्ट बिहेवियर रखती थी। उसने झाओ मू को देखा और उसकी ऑरा महसूस की। उसे लगा कि झाओ मू में कुछ बदल चुका है। झाओ मू ने रिस्पेक्ट के साथ बात की और खुद को नॉर्मल दिखाया। लूकी ने उसे अपने साथ आने को कहा क्योंकि उसे ब्रेक थ्रू करना था और झाओ मू उसकी मदद कर सकता था। झाओ मू ने तुरंत एग्री कर लिया क्योंकि यह सिस्टम ट्रिगर करने का परफेक्ट मौका था। दोनों एक प्राइवेट प्लेस पर गए और डुअल कल्टीवेशन शुरू हुई। यह प्रोसेस आसान नहीं था, कई घंटे तक चला। झाओ मू अपनी लिमिट्स पुश कर रहा था, लेकिन उसका फोकस क्लियर था। जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आखिरकार कल्टीवेशन सेशन खत्म हुआ और सिस्टम ट्रिगर हुआ। 800 बाई रिटर्न। झाओ मू की रेड यंग सैक्रेड बॉडी और भी पावरफुल हो गई और उसका कल्टीवेशन तेजी से बढ़कर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के करीब पहुंच गया। लूकी ने उसे रिवॉर्ड में पिल्स दी। झाओ मू ने स्मार्ट मूव खेला। उसने सीक्रेटली एक पिल उसे वापस दे दी। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ 30 बाई रिटर्न और उसे मिला एक हाई ग्रेड स्पिरिट पिल। झाओ मू ने बिना डिले किए उसे कंज्यूम कर लिया। उसके बॉडी में वायलेंट एनर्जी फ्लो होने लगी, इंप्यूरिटीज बाहर निकलने लगी और कुछ ही देर में उसका कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू होकर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में पहुंच गया। अब झाओ मू पूरी तरह बदल चुका था। वो पहले वाला वीक विक्टिम नहीं रहा था, अब वो खुद एक डेंजरस प्लेयर बन चुका था। वो माउंटेन से नीचे उतरा और अपनी स्पीड टेस्ट की। उसकी मूवमेंट लाइटनिंग जैसी फास्ट हो गई थी। उसका बॉडी हल्का लग रहा था। उसे खुद महसूस हो रहा था कि अब वो एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। फिर वो मार्केट गया और एक पावरफुल फ्लाइंग सोर्ड खरीदी जिसकी कीमत 3 स्पिरिट स्टोन्स थी। लेकिन वो उसे यूज करने के लिए नहीं बल्कि गिफ्ट करने के लिए खरीद रहा था, क्योंकि उसका असली वेपन उसका सिस्टम था। तभी सामने आया न्यू टाई, जो चू जाओरान का लॉयल फॉलोअर था और पहले जाओ मू को बुली करता था। उसे जाओ मू से नफरत थी क्योंकि वो उसकी गॉडेस के करीब था। न्यू टाई ने गुस्से में जाओ मू पर हमला किया, लेकिन इस बार सिनेरियो बदल चुका था। जाओ मू ने उसका पंच आसानी से रोक लिया।
न्यूटाई शॉक्ड हो गया क्योंकि उसे झाओमू की स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं था। उसने फुल पावर से अटैक किया, लेकिन झाओमू अब बोर्ड हो चुका था। उसने कैजुअली एक पंच मारा और न्यूटाई तुरंत बेहोश हो गया। बाकी लोग डर गए और पीछे हट गए। झाओमू ने कैमली फ्लाइंग सोर्ड उनके सामने फेंक दी और कहा इसे ले जाओ। बाहर से ये जेनरोसिटी लग रही थी, लेकिन अंदर से ये कैलकुलेशन थी। झाओमू ने कैजुअली वो सेकंड ग्रेड फ्लाइंग सोर्ड न्यूटाई के आदमियों की तरफ फेंक दी और ठंडे अंदाज में बोला कि इसे उसकी दवा समझ लो। फिर बिना पीछे देखे वहां से चल दिया, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। कुछ देर बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आया कि उसने सेकंड ग्रेड फ्लाइंग सोर्ड गिफ्ट किया और ट्रिगर हुआ 1000 गुना रिटर्न, जिससे उसे मिला फिफ्थ ग्रेड फ्लाइंग सोर्ड त्यांग सिन सुई। झाओमू ने सोर्ड को हाथ में लेकर चेक किया और हल्का सा मुस्कुराया। भले ही ये उसकी उम्मीद जितना हाई लेवल ना हो, लेकिन फिर भी ये वेपन ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स के लिए सपना था। तभी अचानक उसे पीछे से हल्की सी किलिंग इंटेंट फील हुई। न्यूटाई के कुछ आदमी चुपके से उसका पीछा कर रहे थे और मौका देखकर अटैक करना चाहते थे। झाओमू ने अंदर ही अंदर हंसी दबाई, क्योंकि वो पहले ही उनकी प्रेजेंस डिटेक्ट कर चुका था। उसने सोचा कि इन बेवकूफों को एक ही बार में खत्म कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, एक तेज हवा को चीरता हुआ अटैक आया और उन अटैकर्स को दूर उड़ा दिया। झाओमू ने ऊपर देखा तो सामने मू ज्यूलिंग खड़ी थी। मू ज्यूलिंग ने आते ही उसे डांटना शुरू कर दिया कि वो इतना केयरलेस क्यों है, और उसे पहले ही बोला था कि ट्रबल हो तो उसका नाम लेना चाहिए। न्यूटाई के आदमी पहले तो गुस्से में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मू ज्यूलिंग का नाम सुना, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो इनर सेक्ट की डेंजरस डिसाइपल थी। डर के मारे वो बिना कुछ बोले वहां से भाग गए। झाओमू ये देखकर समझ गया कि मू ज्यूलिंग का स्टेटस सेक्ट में कितना हाई है। इसके बाद मू ज्यूलिंग अचानक शर्माते हुए झाओमू को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर वो मर जाता तो उससे शादी कौन करता। झाओमू इस बात पर ऑकवर्ड होकर हंस देता है। झाओमू नोटिस करता है कि मू ज्यूलिंग बाकी सीनियर सिस्टर से अलग है, क्योंकि वो उसकी प्योर यंग पावर के लिए नहीं बल्कि उसके लुक्स के लिए अट्रैक्टेड है। ये बात उसे थोड़ी अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग लगती है। झाओमू उसे कामली बोलता है कि वो इतना वीक नहीं है कि इतनी आसानी से मर जाए, लेकिन मू ज्यूलिंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। अगले ही पल झाओमू को महसूस होता है कि उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ गया है। मू ज्यूलिंग बिना किसी फ्लाइंग सोर्ड हवा में उड़ रही। झाओमू को अंदर ही अंदर शॉक हो जाता है, क्योंकि ये एबिलिटी कोर फॉर्मेशन लेवल एक्टिवेटर्स के पास होती है। इससे उसे समझ आता है कि मू ज्यूलिंग की स्ट्रेंथ इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा है। कुछ ही देर में दोनों एक शांत पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं। हवा में घुली स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत डेंस थी। झाओमू तुरंत समझ जाता है कि यह सेक्ट का कोर कल्टीवेशन एरिया है। जैसे वो अंदर जाते हैं, झाओमू की नजर चारों तरफ रखी काउंटलेस बुक्स पर पड़ती है। वो हैरानी से पूछता है कि क्या मू ज्यूलिंग यहीं रहती है। ज्यूलिंग कैजुअली जवाब देती है कि वो यहाँ परमानेंट नहीं रहती, लेकिन कभी कभी आराम करने और पढ़ने के लिए आ जाती है। इसके बाद वो सीधे बेड पर कूद कर बैठ जाती है और झाओमू को देखती है जैसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही हो। झाओमू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मू ज्यूलिंग अचानक 2 कल्टीवेशन टेक्निक्स निकाल कर उसे देती है, एक सोर्ड कंट्रोल टेक्निक और एक इंटरनल सर्कुलेशन टेक्निक। साथ ही वो उसे एक 4th ग्रेड ट्रिब्यूट फ्लाइंग सोर्ड देती है। झाओमू समझ जाता है कि वो जेन्युइनली उसकी मदद करना चाहती है। झाओमू उन टेक्निक्स को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्द एहसास होता है कि उसकी कॉम्प्रिहेंशन अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इन हाई लेवल टेक्निक्स को मास्टर कर सके। तभी उसके दिमाग में एक डेंजरस लेकिन जीनियस आइडिया आता है कि अगर सिस्टम फिजिकल आइटम्स को मल्टीप्लाई कर सकता है तो शायद नॉलेज या कॉम्प्रिहेंशन को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसी वक्त उसकी नजर पास में घूमते एक छोटे स्पिरिट बीस्ट पर पड़ती है। झाओमू तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसे बेसिक नॉलेज सिखाने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में सिस्टम ट्रिगर होता है और उसे 100 टाइम्स कॉम्प्रिहेंशन बूस्ट मिल जाता है। झाओमू के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई देती है। वो तुरंत उस बीस्ट को और कॉम्प्लेक्स चीजें सिखाने लगता है, जैसे कैलकुलेशन और पैटर्न्स। हर बार उसे मैसिव कॉम्प्रिहेंशन बूस्ट मिलता है, लेकिन जब वो बार बार सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है तो सिस्टम वार्निंग दे देता है कि उसकी करंट लेवल की लिमिट पूरी हो चुकी है और अब और इंक्रीज पॉसिबल नहीं है। तभी अचानक झाओमू के दिमाग में तेज दर्द होता है और वो खून उगल देता है। उसे समझ आता है कि प्रॉब्लम उसकी कॉम्प्रिहेंशन नहीं बल्कि टेक्निक की नेचर है। वो रियलाइजेशन करता है कि जो टेक्निक वो सीखने की कोशिश कर रहा था वो उसकी फिजिक के साथ कंपैटिबल नहीं है। उसी समय मू ज्यूलिंग वापस आती है और उसे उस हालत में देखकर घबरा जाती है। झाओमू उसे शांत करता है और बताता है कि ये उसकी टेक्निक की वजह से हुआ। मू ज्यूलिंग उसे आराम करने को कहती है और खुद उसे खाना खिलाने लगती है। झाओमू मौका देखकर वो इनकम्पैटिबल टेक्निक मू ज्यूलिंग को गिफ्ट कर देता है और सिस्टम तुरंत ट्रिगर होकर 60 टाइम्स रिटर्न देता है, जिससे उसे एक हायर लेवल कंपैटिबल टेक्निक मिलती है। अब झाओमू को समझ आता है कि सही टेक्निक मिलने से उसकी ग्रोथ कितनी फास्ट हो सकती है। मू ज्यूलिंग भी उसे समझाती है कि हर कल्टीवेटर के लिए सही पाथ अलग होता है। तभी अचानक पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है और एक टेरिफाइंग प्रेशर पूरे एरिया में फैल जाता है। जमीन हिलने लगती है और हवा भारी हो जाती है। झाओमू मुश्किल से खड़ा रह पाता है और देखता है कि एक पावरफुल वुमन उनके सामने खड़ी है। उसकी प्रेजेंस ही डर पैदा कर रही थी। मू ज्यूलिंग उसे देखकर तुरंत घबरा जाती है और उसे मास्टर कहकर बुलाती है। झाओमू समझ जाता है कि ये उसकी मास्टर है। मास्टर गुस्से में पूछती है कि क्या झाओमू और मू ज्यूलिंग रिलेशनशिप में है। उसकी आवाज में अथॉरिटी और डेंजर दोनों झलक रहे थे। जैसे ही झाओमू कुछ बोलने की कोशिश करता है, प्रेशर और बढ़ जाता है और दोनों के मुंह से खून निकलने लगता है। झाओमू तुरंत मू ज्यूलिंग को प्रोटेक्ट करता है और अपनी रेडियंग पावर एक्टिवेट करता है। ये देखकर मास्टर भी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। वो पहचान जाती है कि झाओमू के पास रेयर फिजिक है और उसका एटीट्यूड थोड़ा बदल जाता है। कुछ देर बाद वो अपना प्रेशर हटा लेती है
और साइलेंटली झाओ मू को ऑब्जर्व करती है। मास्टर के जाने के बाद झाओ मू तुरंत कल्टीवेशन में लग जाता है, लेकिन सिस्टम उसे वार्न करता है कि आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी इनसफिशिएंट है। झाओ मू बिना टाइम वेस्ट किए ऑटो एब्जॉर्प्शन फीचर एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसके स्पिरिट स्टोन्स रैपिडली एनर्जी में कन्वर्ट होने लगते हैं। पूरी रात वो कल्टीवेशन करता है और देखते ही देखते उसके 70,000 स्पिरिट स्टोन्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन रिजल्ट भी उतना ही शॉकिंग होता है, क्योंकि उसका कल्टीवेशन सीधे फाउंडेशन स्टेज 3rd लेयर तक पहुंच जाता है। झाओ मू गहरी सांस लेता है और महसूस करता है कि उसकी बॉडी पहले से कई गुना स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। अब उसे साफ समझ आ गया था कि इस सिस्टम के साथ वो बाकी कल्टीवेटर्स से बहुत तेजी से आगे निकल सकता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी एहसास होता है कि इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए उसे लगातार रिसोर्सेज चाहिए होंगे। अगले ही दिन जब वो बाहर निकलता है तो कुछ आउटर सेक्ट बुलीज उसका रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक हू चियांग आगे बढ़कर कहता है कि झाओ मू ने बहुत बेनिफिट्स लिए हैं और अब उसे शेयर करना पड़ेगा। झाओ मू उसे शांत नजरों से देखता है और पूछता है कि क्या उन्होंने भी काफी रिसोर्सेज इकट्ठा किए हैं। हू चियांग हंसते हुए उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो झाओ मू को अब भी वीक समझता था। लेकिन झाओ मू अब पहले जैसा नहीं था। वो आसानी से उसके अटैक्स डॉज करता है और उसे इंसल्ट करता है कि उसकी स्पीड बहुत स्लो है। हू चियांग गुस्से में अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन झाओ मू एक ही पंच में उसे जमीन पर गिरा देता है और उसका चेहरा सूज जाता है। बाकी लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झाओ मू इतनी जल्दी इतना स्ट्रांग हो जाएगा। झाओ मू कामली उन्हें वार्निंग देता है कि अगर दोबारा उसके सामने आए तो अंजाम और बुरा होगा। इसके बाद वो अकेले खड़ा आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि अब उसका असली सफर शुरू हो चुका है। अब उसके पास पावर भी है, स्ट्रैटेजी भी, और एक ऐसा सिस्टम जो हर बार उसे मल्टीप्लाई करके रिवॉर्ड देता है। झाओ मू जानता है कि ये दुनिया वीक लोगों के लिए नहीं है, और अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे सबसे ऊपर पहुंचना होगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एम्बिशन था। वो अब सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि रूल करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और इसी के साथ झाओ मू का लेजेंड धीरे धीरे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैलने वाला था।